लेकिन जैसा कि उसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा गरीबों वाली है, तो वो जैसे ही उस जगह पर एंटर करती है तो एक बार फिर से उसकी मुलाकात उस लड़की सॉन्ग से हो जाती है, जिसके साथ ही सॉन्ग कहती है कि बेगर लड़की, तुम एक बार फिर से यहाँ पर आ गई हो, चलो यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी नियान नियान कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए आंट, लेकिन मेरा यहाँ पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसको बाव भी करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। लेकिन उसके ग्रजेस ही कम नहीं हो पा रहे थे। वो सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है कि इस बेगर को यहाँ से ले जाओ, जिसके बाद सिक्योरिटी उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और नियान नियान अभी रोने लगी थी। बाकी सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर नियान नियान की हेल्प कैसे की जाए, क्योंकि असल में नियान नियान को तो पार्टिसिपेट करने दिया ही नहीं जा रहा है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है अपना सियान भी, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ में मौजूद था। तभी वो कहते हैं कि बेटा अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, अच्छा होगा कि तुम शादी कर लो और मुझे ग्रैंडसन दे ही दो। लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, ऐसा करिए कि आप ही शादी कर लीजिए और खुद ही ग्रैंडसन को बॉर्न कर लीजिएगा। ये सुनने के बाद तो उसके ग्रैंडपा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो चुप ही रहते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कार से निकलने के बाद अभी ये लोग इन सारे लोगों को नोटिस करते हैं जो कि एक छोटी बच्ची के पास में मौजूद थे। सिहान जैसे ही उसके पास में आता है, सबसे पहले वो उस वॉलन को ही नोटिस करता है, जबकि ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसे देखकर इमोशनल ही हो गए थे। साथ ही वो कहते हैं कि सिहान, क्या तुम इस बच्ची को देख पा रहे हो? ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे तुम लगते थे जब तुम छोटे हुआ करते थे। सिहान तो ये सब कुछ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका था, लेकिन उसका दिल तो उसको कुछ और ही कह रहा होता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अभी वो बच्ची बेहोश हो गई थी, जिससे कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो तभी दोनों को ही हेयर वहाँ से तोड़ के उसको बोलते हैं कि जाओ इसका हेयर सैंपल निकाल के लेकर आओ और पता लगाओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग नियान नियान को रूम में ले आते हैं। नियान नियान काफ़ी ज़्यादा भूखी थी तो वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर बताती है कि इस बच्ची ने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, जिसके चलते इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। साथ ही यहाँ पर ग्रैंडपा और सिहान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे, क्योंकि नियान नियान की बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा वुंड्स थे और साथ ही पता चल रहा था कि उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जैसे ही उसको होश आता है तभी यहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो? तभी वो कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका ये बेडशीट गंदा हो गया है, मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। अभी सुनने के बाद तो सिहान को और बुरा लगता है कि आखिर इस बच्ची की लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रही होगी कि आखिर ये इतनी ज़्यादा मैच्योर बातें कर रही है। हालांकि तभी वो सैंपल रिपोर्ट भी आ जाता है और तभी पता चलता है कि असल में ये छोटी बच्ची सिहान की ही बेटी है, जिससे कि ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सिहान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सियान कहता है कि बेटा मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। ये सुनने के बाद तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और तुरंत ही उसके गले लग जाती है। वो कहती है कि फ़ादर आखिर आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है, बल्कि मैं यहाँ पर अक्सर ही आपको मिस करती रहती हूँ जबकि मैं दूसरे बच्चों को उनके फादर के साथ देखती हूँ तब। जबकि यहाँ पर सियान कहता है कि अभी तुम परेशान नहीं हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी तो सारे के सारे लोग उसे खाने के पास ले आते हैं और साथ ही उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम भी किया जाता है। हालांकि तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही नियान नियान खाना खाने जा रही थी, उसे अपनी मदर के बारे में याद आ जाता है कि वो तो हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रही है। तो वो कहती है कि फ़ादर क्या आप मुझे 1 मिलियन युआन दे सकते हैं? ये सुनने के बाद सियान कहता है कि हाँ, लेकिन तुम इतने बड़े अमाउंट का क्या ही करोगी? लेकिन तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये लो मेरा कार्ड और तुम यहाँ से जितना चाहो उतना अमाउंट ले सकती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से सिहान पूछता है कि बताओ मुझे आखिर तुम इतने बड़े अमाउंट का क्या करोगी? तो वो कहती है कि असल में मदर को इसकी ज़रूरत है। साथ ही वो यहाँ पर एक डायरी में लिख कर देती है कि मैं अपने ग्रैंडपा से कुछ पैसे उधार ले रही हूँ और मैं जैसे ही बड़ी हो जाऊँगी मैं धीरे धीरे करके इसको रिटर्न भी कर दूँगी। हालांकि ग्रैंडपा तो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि अगर इसकी मदर इतनी ही ख़राब थी तो आखिर वो क्यों ही इसको इतने अच्छे मैनर्स सिखाएगी। जिसके बाद वो अपना कार्ड देते हैं, लेकिन सिहान वो कार्ड ले लेता है।
और उसके बाद वो कहता है कि वाकई तुम्हारी मदर अभी भी चेंज नहीं हुई, उसको बस पैसों का ही लालच रहता है हमेशा। जिसके साथ ही वो कहता है कि इस तरीके से मैं उसे कोई भी पैसे नहीं दूंगा। लेकिन तभी ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। वो सियान को कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मेरे ग्रैंडसन को परेशान कर रहे हो। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसको कहते हैं कि बेटा तुम चुप करो एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा ला कर दूंगा। जिसके साथ ही दूसरी तरफ सिहान को देखते हैं जो कि ड्राइव कर रहा था और उसे अपने पास्ट के दिन याद आते हैं जब वो पहली बार मिला था फैंग से। असल में वो दोनों ही सेम कॉलेज में ही पढ़ा करते थे, लेकिन एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी तब उसे वो टोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो गया था। और इसी दौरान यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। अभी सिहान को ये सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन फिर से उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लग जाती है। तो वो घर वापस आता है, लेकिन यहाँ पर तो ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो वो उसको एक लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा अपनी मदर के पास क्योंकि मेरी मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अभी वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद तो ये दोनों और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से अपनी कार निकाल कर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही न्यान न्यान हॉस्पिटल से अपनी मदर को वापस लेकर जा रही थी तो एक बार फिर से सॉन्ग की मुलाकात वहाँ पर हो जाती है न्यान न्यान से, जिससे कि वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और कहती है कि बेगर लड़की आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साथ ही वो उसको सबक भी सिखाना चाहती थी। तो वो अपना ब्रेसलेट निकालती है और न्यान न्यान के पर्स में डाल देती है। जिसके बाद वो ड्रामा करने लगी थी कि उसका ब्रेसलेट खो गया है और वो न्यान न्यान के पास ही उसको ढूंढने लगी थी। फिर तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और ऐसे एक्ट करने लगी थी कि न्यान न्यान ही असली चोर है जो कि उसका ब्रेसलेट चुरा रही थी। साथ ही वो उसको हिट भी करती है। बेचारी न्यान न्यान और साथ ही उसकी मदर दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब। आसपास मौजूद लोग भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम एटलीस्ट एक बच्ची को तो हिट ना ही करो, लेकिन सॉन्ग बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानती है। हालांकि उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि सीहान और साथ ही ग्रैंडपा दोनों ही वहाँ पर आ गए थे। सबसे पहले तो वो न्यान न्यान को वापस अपनी गोद में उठाते हैं और यहाँ पर सिहान अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और इसी के बाद वो सॉन्ग से कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने होंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी ज़्यादा गिरी हुई हरकत करने की। साथ ही वो फुटेज भी देख लेते हैं जब सॉन्ग यहाँ पर वो ब्रेसलेट उसके पर्स में डाल रही थी। वो कहते हैं कि यकीनन तुम एक बहुत ही ज़्यादा वाहियात और गिरी हुई लड़की हो एंड इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। वो उसको सज़ा भी देने जा रहे थे, लेकिन तभी सिहान कहता है कि ग्रैंडपा इसको यहाँ से जाने दीजिए, इस लड़की को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकवाओ। जिसके साथ ही यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है। खैर हमें दिखाया जाता है कि अभी के लिए जब वो न्यान न्यान से पूछते हैं कि तुम्हारी मदर कहाँ है, तो हमें दिखाया जाता है कि वो तो वहाँ फर्श पर बेहोश पड़ी हुई होती है। जिसके साथ ही न्यान न्यान भी अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद करने लग जाती है कि उसकी मदर उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। वो तो उसके लिए सैंडल्स वगैरह भी तैयार करके रखती है। न्यान न्यान पूछती है कि मॉम आखिर आप इतनी एडवांस में हर चीज़ की प्रिपरेशन क्यों कर रही हो। तभी वो बताती है कि बेटा असल बात यह है कि मेरे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, साथ ही तुम्हारे फादर की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन वो ज़रूर से ही हमारे पास लौट आएंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी के लिए फैंग को यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था और तभी डॉक्टर आकर उसको बताते हैं कि इसकी सर्जरी के लिए 1 मिलियन युआन लगेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर इन लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि असल में उन पैसों की डिमांड न्यान न्यान क्यों कर रही थी। जिसकी कुछ दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। अभी के लिए फैंग को होश आ गया था, लेकिन वो हैरान थी कि आखिर वो इस हॉस्पिटल में क्या कर रही है क्योंकि उन लोगों की कंडीशन उसको पहले ही पता थी। लेकिन तभी न्यान न्यान वहाँ पर आ जाती है और वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि आखिर असल में क्या हुआ और वो अपने डैड से किस तरह से मिली थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बार फिर से सिहान आ जाता है और सिहान कहने लगा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक अमीर आदमी से शादी करनी है, एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है, लेकिन तुम तो पीछे से इतना ज़्यादा सफ़र कर रही थी। साथ ही तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वो उसके बाद उसको एक एग्रीमेंट देता है और कहता है कि खैर उन सारी बातों को मैं भुलाना चाहता हूँ और क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस एग्रीमेंट में साइन करो क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे तुम्हारे लिए रख दिए हैं क्योंकि सिर्फ तुम्हें हमेशा से पैसों की
ज़रूरत थी। हालाँकि वो ये सब कुछ करके सिर्फ़ उसका एक टेस्ट ले रहा था और जानना चाहता था कि क्या सच में फ़ैंग को पैसों के लिए ही इतना ज़्यादा सब कुछ करना पड़ रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन फ़ैंग तो यहाँ पर उसकी बात सुने बिना ही यहाँ पर उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देती है। साथ ही वो मन में सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो इससे मेरी बेटी और साथ ही सियान दोनों की लाइफ ख़तरे में आ जाएगी, क्योंकि वो लड़का अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है जिसकी आँख उस दिन मेरी वजह से चली गई थी।